नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एंड्रॉयड अकेडमी चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 का मॉडल पेपर या वार्षिक परीक्षा का पेपर कैसा आएगा उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे, वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप यूट्यूब पे अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस मॉडल पेपर को। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा, पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 मॉडल पेपर फर्स्ट है अपना। पहले हमने विज्ञान का पहला मॉडल पेपर पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का। हिंदी का मॉडल पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पूर्णांक 40 लिखे हुए हैं, लेकिन आपके 40 नंबर का आता है वो देख कंफर्म करके बताया जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ कुछ निर्देश दिए गए, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। पहला है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र क्रमांक अनिवार्य लिखे। सेकंड है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। और चौथा है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। और 5वां पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। जैसे कि कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा है वो लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो और आपने लिख दिया है कि पहला छोड़ दिया, दूसरा क्या तो आपने लिख दिया पहला क्वेश्चन। यानी कि जो प्रश्न है उसी का उत्तर लिखोगे। जो आ रहा है आपको पहले वो कर लो, उसके बाद जो करना है, जो नहीं आ रहे थे उनको सोच समझ के लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड अ के प्रश्न के लिए उत्तर दिए गए हैं। खंड अ, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर विकल्प सहित। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा होगा? अ है एरा, ब है इया, स है आर और द है ई। रस धन इया, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? ब। इसका राइट आंसर कौन सा है? ब, इया प्रत्यय। अगला सवाल है अपना, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है रमेश। रमेश कौन सा होगा? रमा धन ईस। उसके पहले बाद देखते हैं विद्यालय। विद्या धन आलय कौन सा है? दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्या धन आलय। अगला है मते के, यानी कि यह वृद्धि संधि का, मत धन एक के। अगला है निरोग, ये आपके व्यंजन संधि का है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रमेश। गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? रमेश। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, उत्साह कविता के कवि कौन है? जो आपके जो चैप्टर दिए गए उन सब कवियों के नाम जरूर याद रखना। अ है नागार्जुन, ब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स है सूरदास और द है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ब। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल, राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद की भाषा है। अ है खड़ी बोली, ब है ब्रज, स है राजस्थानी और द है अवधी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? द। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। अगला सवाल 5वां, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर रंगे बाण छोड़े हैं? अ है उद्धव, ब है कृष्ण, स है नंद और द है कंस। तो पहला राइट आंसर कौन सा है? उद्धव। अगला सवाल 6वां सवाल, नागार्जुन का जन्म हुआ था। अ है बिहार, ब है बंगाल, स है राजस्थान और द है उत्तर प्रदेश। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? अ इज राइट आंसर। कहाँ पे? बिहार में। अगला सवाल 7वां सवाल, कैप्टन किसका नाम था? जो आपके पार्ट है उसमें कैप्टन किसका नाम था? ओ है सचमे वाले का, वो है पान वाला, स है हालदार साहब और द है नेताजी। कैप्टन कौन था? कौन है? सचमे वाला। अगला सवाल 8वां, लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं। अ है यशपाल, ब है मनु भंडारी, स है स्वयं प्रकाश और द है यतेंद्र मिश्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन है? यशपाल। अगला सवाल 9वां सवाल है, बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा है क्या है? अ है व्यंग्य, वो है कहानी, स है रेखा चित्र और द है निबंध। राइट आंसर कौन सा है? स कौन सा है? रेखा चित्र। अगला सवाल, संस्कृति का परिणाम है। अ है अपसंस्कृति, वो है सभ्यता, स है अशिष्टता और द है विभाजन।
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ब क्या है? सभ्यता। अगला सवाल, हमारे समाज में नाक प्रतीक है। अ है सुंदरता का, ब है संस्कृति का, स है इज्जत का और द है समाज का। नाक, नाक किसका होता है? इज्जत। अगला सवाल, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अ है जॉर्ज पंचम की नाक, ब है दहयाती दुनिया, स है आपका बंटी और द है रामचरितमानस। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ब को है दहयाती दुनिया। आगे आपके खंड अ दिया गया है, जिसमें आपके क्या दिए? व्याकरण दी गई है। व्याकरण अपठित बोध दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दी गई? रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, तो ये ब्लू कलर के हाईलाइट किया है, यहाँ पर एक स्थान दिया गया है। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आपके स्थान आएगा कि क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला तीसरा, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिनके साथ, आगे देखते हैं, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें खाली जगह क्या कहते हैं? समूह बोधक अव्यय कहते हैं। अगला सवाल पांचवा, वे यहाँ पे क्या है? खाली जगह जो कुछ शब्द के अंत में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के अंत में, और उपसर्ग क्या लगता है? शब्द के आगे। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके क्या दिए गए हैं? तीसरा, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। आपको गद्यांश को अधिक से पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसके उत्तरों को आराम से देना है। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वो हैं जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्र भक्ति कोरी भावना नहीं है, उसका आधार विवेक और प्रेम है, जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। आपको भी यही करना है, जब तक कि आप एग्जाम हो जाए तब तक क्या करना है? उठो जागो तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, यानी कि 90% स्कोर न बन जाए आपका। तो आगे देखते हैं, इसके प्रश्न दिए गए हैं। पहला दिया, प्रस्तुत गद्यांश का उच्च शीर्षक लिखिए। उत्तर क्या है? राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा। राष्ट्र की सेवा का आधार या त्याग और सेवा, इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, उसे शीर्षक लिखना है आपको। फिर आता है, वर्तमान में राष्ट्र को कैसे युवाओं की आवश्यकता है। इसका उत्तर क्या? वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में और अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। अगला है तीसरा, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो उत्तर है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। ये सारे के सारे उत्तर आपके गद्यांश में आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिख लिया आपके। विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है? क्या है? विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य है, उठो जागो और जब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगला सवाल, राष्ट्र भक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है? उत्तर है, राष्ट्र भक्ति की भावना का आधार आचार, विवेक और प्रेम को माना गया है। अगला सवाल, आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में साट कर लिखिए, यानी आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक। फिर आता है अगला सवाल, चौथा सवाल, इसमें क्या है? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पढ़ते हैं, कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में।
खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाव उकड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकर हैं सिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्ती का विष उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। इस गद्यांश को उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उसी शीर्षक लिखिए। क्या हो इसमें मेहनत और साहस का महत्व दिया गया या मानव का बल के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं आगे। आदमी के मग में कौन टिक सकता है? उत्तर है ऐसा कोई विश्व जग नहीं है, विश्व या जग नहीं है जो आदमी के मग में टिक सके, अर्थात कोई नहीं टिक सकता। आदमी का बल सब पर भारी होता है। अगला है पत्थर कब पानी बन जाता है? इन सब के उत्तर आपको इस गद्यांश में आराम से देखने को मिल जाएंगे। हिंदी का पेपर सबसे सरल होता है जिसमें आप सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपकी मात्राओं और गलतियों की वजह से आपका स्कोर नहीं कर पाते। उत्तर है मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। रोशनी किसे नहीं मिलती? जो नहीं जलता है, अर्थात जो मेहनत नहीं करता है उसे रोशनी सफलता नहीं मिलती है। जो मेहनत नहीं करेगा उससे बात है उसे सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी। बिना पढ़े कभी कोई सक्सेस नहीं हो सका है और न अच्छा स्कोर कर सका है। पास है पर्वत के पांव कब उकड़ जाते हैं? जब मानव खम ठोक ठेलता है तब पर्वत के पांव उकड़ जाते हैं। लास्ट सवाल इस गद्यांश का, मेहंदी के बीच क्या छिपा है? मेहंदी के बीच क्या है? लाली छिपी है। अगला है खंड ब लघुत्रात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 40 शब्दों में। पांचवा सवाल, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर है शहनाई बनाने के लिए रीड यानी कि नरकट का प्रयोग होता है, जो केवल डुमराव यानी कि बिस्मिल्ला खां का गांव की सो नदी के किनारे मिलती है। इसलिए शहनाई के लिए डुमराव जरूरी है और डुमराव को बिस्मिल्ला खां ने अपनी शहनाई वादन से विश्व में प्रसिद्धि दिलाई, इसलिए डुमराव की पहचान शहनाई से है। इस प्रकार वे एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। 5 का उत्तर हो गया। देखते हैं 6 का उत्तर। हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी? उत्तर है हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को देखा तो उन्हें यह बात खटकी कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था, पर वह नहीं था। यही बात किसको अटक रही थी? हालदार साहब को। 7वां सवाल, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़ते हैं? ये दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर समझाइए। जो आपकी किताब जो कविता दी उसके आधार पर इसको समझाना है। उत्तर क्या है? कवि के मन में खुशी, वात्सल्य और जीवन के प्रति आस्था का भाव उमड़ता है। उन्हें लगता है कि बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति है कि वो मृतक में भी जान डाल दे, कठोर हृदय को पिघला दे और उदास जीवन में उत्साह भर दे। अगला है 8वां सवाल, उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। उत्तर है उत्साह कविता का मूल भाव है क्रांति और परिवर्तन का आह्वान। कवि बादलों के माध्यम से समाज में नव चेतना, प्रेरणा और शक्ति का संचार करना चाहता है। ये कविता जनजीवन को निराशा त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उत्साहित करती हैं। यह है उत्साह कविता का मूल भाव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नंबर सवाल है, गैंगटॉक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई? उत्तर है गैंगटॉक गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को शांति और असीम सौंदर्य की अनुभूति हुई। उन्हें लगा जैसे सारा संसार, सारा शहर एक जादू के कंबल में ढका हुआ है। उन्हें लगा कि ये मेहनत कश बादशाहों का शहर है, जहाँ की सुंदरता आत्मिक शांति देती है। 10वां सवाल है, सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई?
माता का अंचल पाठ के आधार पर समझाइए। उत्तर है सांप निकलने पर बच्चे डरकर भागे और भागते समय वे गिरते पड़ते लहलुहान हो गए। उनकी प्रतिक्रिया थी कि वे डर के मारे रोते हुए और कांपते हुए बिना किसी की परवाह किए सीधे अपनी मां के आंचल में जाकर छिप गए। अगला 11वां है नमक मिर्च लगाना। मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई ना कोई मुहावरा आपको जरूर मिलेगा, उसका आपको अर्थ समझाना और वाक्य प्रयोग करना है। उत्तर क्या है इसका? अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना है, यानी कि नमक मिर्च लगाना। वाक्य प्रयोग है उसने कल की छोटी सी लड़ाई का हाल सुनाते हुए इतना नमक मिर्च लगाया कि सब हैरान रह गए, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। आगे है खंड ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तर की उपेक्षा, पद्यांश गद्यांश आधारित प्रश्न। इसमें भी क्या दिया गया आपको? पद्यांश और गद्यांश दिए गए हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वो खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वो ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निथला नहीं बैठ सकता। तो देखते हैं आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा नहीं होगी। उत्तर है आग के आविष्कार में पेट की ज्वाला की प्रेरणा नहीं होगी। दूसरा क्या है? शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी? उत्तर है शरीर को सजाने की प्रवृत्ति शीतोष्ण सर्दी से बचाने, ठंडी या गर्मी से बचाने के लिए आविष्कार का कारण बनी। तीसरा सवाल खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती? उत्तर है खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो रात के जगमगाते तारों को देखकर ये जानने के लिए बेचैन है कि मोती भरा थाल क्या है। अब देखते आगे। चौथा सवाल वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता? उत्तर है वास्तव में संस्कृत मानव पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निष्कृष्ट नहीं बैठ सकता, अर्थात कुछ ना कुछ नया करता रहता है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया होता है एक और, दोनों में से आपको एक करना होता है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों स्कूलों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग सोपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। तो इसके पहला प्रश्न का देखते हैं आंसर। हड़ताल का आह्वान किस सिलसिले में किया गया था? उत्तर है हड़ताल का आह्वान आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में किया गया था। सेकंड प्रश्न इस गद्यांश का, जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है जो हड़ताल नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। अगला सवाल, शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ इकट्ठा हुआ? उत्तर है शाम को विद्यार्थी वर्ग अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग सोपट बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ। अगला सवाल, विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद मुख्य क्या हुआ? विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद मुख्य रूप से भाषणबाजी हुई। बहुत ही सिंपल प्रश्न और इनके उत्तर है, सीधे गद्यांश को पढ़ के आप दे सकते हैं। अगला है प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नहीं न मन अनुरागी, फुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी,
ज्यों जल महा तेल की घाघरी, बूंद ना ताको लागी। तो देखते हैं इसका, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? उत्तर है गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। जो ये आपके बुक में से आया गया है, जो आपके चैप्टर्स दिए होते हैं पार्ट में हिंदी की किताब के, वहां से लिया गया है ये। फिर है उसे बड़भागी क्यों कहा गया है? उत्तर है उसे बड़भागी व्यंग्य के रूप में कहा गया है क्योंकि वो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूता रहा, अर्थात कृष्ण प्रेम के बंधन से मुक्त रहा। अगला है, पूर्णिपात से क्या अभिप्राय है? उत्तर है पूर्णिपात से अभिप्राय कमल का पत्ता है। चौथा सवाल क्या है? तेल की गागरी पानी में डूबने पर क्या होता है? तो तेल की गागरी पानी में डूबने पर उस पर पानी की एक भी बूंद टिक नहीं पाती है और तेल के कारण जल से प्रभावित रहती है। इसमें अथवा में क्वेश्चन और दिया गया है, देखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही करते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मधुप गुनगुनाकर क्या कह रहा है? उत्तर है मधुप गुनगुनाकर अपनी कहानी कह रहा है। फिर है, पत्तियां क्यों गिर रही हैं? पत्तियां निराशा या दुख पतझड़ के कारण गिर रही है। अगला है, अनंत नीलिमा में क्या छिपा है? उत्तर है अनंत नीलिमा असंख्य जीवन इतिहास छिपा है। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, व्यंग्य मलिन उपहास से क्या तात्पर्य है? व्यंग्य मलिन उपहास से तात्पर्य है दूसरों द्वारा की जाने वाली खिली या मजाक जो किसी की कमजोरी या असाधारणता के कारण किया जाए और जिससे दुख पहुंचे। फिर ये विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट जरूर करें, किसी प्रश्न में डाउट हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है तो ये आपके प्रश्न इस पेपर इसी टाइप से आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मैं जितने भी मॉडल पेपर कराऊँ या जो भी वीडियो यूट्यूब पे डालूँ तो सबसे पहले आपके पास सूचना पहुंचे। तो बढ़ते हैं अब आगे। पाठ्य पुस्तक पर आधारित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी उत्तर सीमा लगभग कितने 50 से 60 शब्दों में होनी चाहिए। ये है आपके बुक के सवाल। चौदह, हालदार साहब भावुक है इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। उत्तर क्या है? हालदार साहब ने सोचा था कि कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति अब बिना चश्मे के रहेगी। जब उन्होंने देखा कि किसी छोटे बच्चे ने सरखंडे का बना चश्मा मूर्ति पर लगा दिया है तो उन्हें लगा कि लोगों में देशभक्ति की भावना अभी भी जिंदा है, भले ही वो छोटे से छोटे स्तर पर क्यों न हो। इसी भावना को देखकर उनकी आंखें भर आई। इसमें अथवा में क्वेश्चन दिया होता है जिसमें आपको दोनों में से एक करना होता है। अथवा में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? उत्तर क्या है? लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग, नवाबों और जमींदारों पर कटाक्ष किया है। यह वर्ग यथार्थ से दूर केवल कृत्रिम प्रदर्शन और दिखावे की जीवन शैली में जीता है। लेखक ने उस रूढ़िवादी सोच पर भी कटाक्ष किया है जो साधारण काम को भी अत्यधिक औपचारिकता और दिखावे के साथ करता है। अब है आगे 15, सेवक जो करे सेवकाई अरी करनी करी करियाई। पंक्ति के आधार पर बताइए परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के कार्य के समान बताया है? तो देखते हैं इसका उत्तर। परशुराम ने राम के द्वारा शिव जी के धनुष शिव धनुष को तोड़ने के कार्य को शत्रु के कार्य के समान बताया है। उनके अनुसार धनुष तोड़ने वाला उनका शत्रु है, न कि सेवक। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे और शत्रुता का कार्य तो शत्रु करता है। इसमें भी अथवा में दिया गया है
दोनों में से एक करना होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रसित अट नहीं रही हैं में वर्णित फागुन की मादकता का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। अट नहीं रही हैं कविता में फागुन मास के अप्रतिम सौंदर्य और मादकता का वर्णन है। ये मादकता इतनी अधिक है कि वो प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन में वृक्षों पर हरे और लाल पत्तों से भरी डालियां गले में पड़ी फूलों की मालाओं की तरह लग रही हैं। हर घर और कोने में फागुन का सौंदर्य झांक रहा है। ये सुंदरता लोगों के मन में उल्लास और मस्ती भर देती हैं। फिर यह आगे तुलसीदास जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। कौन थे, कहां से थे, उसके बारे में वर्णन लिखना है। उत्तर क्या है, व्यक्तित्व क्या है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वे लोक मंगल की कामना से ओतप्रोत थे। उनका व्यक्तित्व विनम्र, मर्यादावादी और भक्ति युक्त था। अब आपको कमेंट करके ये बताना है तुलसीदास की माता पिता कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था। इसका कृतित्व क्या है। उनके सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। अन्य प्रमुख रचना है कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका। उन्होंने विभिन्न काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। फिर अगला अथवा में दिया गया है, यशपाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा। व्यक्तित्व क्या, यशपाल प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे। वे सामाजिक समानता, यथार्थ और तर्क पर बल देते थे। उसका कृतित्व क्या है, उन्होंने कहानी, उपन्यास और व्यंग्य विद्याओं में लिखा। उनकी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष होता था। प्रमुख कृतियां हैं झूठा सच उपन्यास और पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान ये क्या है इनके कहानी संग्रह, और लखनवी अंदाज क्या इनके व्यंग्य। ये इनके बारे में जो इन्होंने रचनाएं लिखी थी वो सभी है। अब देखते हैं 17वां सवाल, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताए कि मणि ने ऐसा क्यों कहा होगा। उत्तर सीमा लगभग 60 शब्दों में होनी चाहिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। मणि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहाड़ की नदियां ही निश्चय के लाखों लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का साधन उपलब्ध कराती है। हिम शिखर यानी कि बर्फ के पहाड़ जीवनदायिनी नदियों के जल स्रोत है। ये प्राकृतिक संसाधन हमें जीवन देते हैं, हमारी प्यास बुझाते हैं। इसलिए मनुष्य पर प्रकृति का अत्यधिक ऋण होता है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। अभी अथवा में क्या दिया है, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अज्ञे ने हिरोशिमा में तत्काल कुछ ना कुछ लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी। उत्तर सीमा लगभग कितनी होनी चाहिए, 60 शब्दों की होनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा में बम के प्रत्यक्ष विनाश को केवल देखा था, वो उनके भीतर नहीं उतर पाया था। भारत लौटकर जब वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे तो एक जली हुई पत्थर पर मानव की साया को देखकर उन्हें लगा कि वो बम का विस्फोट उनके भीतर हुआ है। तब उन्हें मनुष्य की आंतरिक व्यवस्था की अनुभूति हुई और उन्होंने कविता लिखी। अगला सवाल खंड 2 है, जिसमें आपको रचनात्मक लेखन लिखना होता है, जैसे निबंध, एप्लीकेशन जो आपके हैं पत्र। तो 18 सवाल निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। यहाँ पे निबंध में मैंने सिर्फ आपको समझाया कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या पे दिए गए हैं। कन्या भ्रूण हत्या क्या, एक सामाजिक अभिशाप है। इसमें प्रस्ताव में आपको क्या पॉइंट लिखना है, सबसे पहले उसका परिचय लिखना है, फिर समस्या की गंभीरता लिखनी है, क्यों होता है, समस्या गंभीरता क्या होती है, फिर कन्या भ्रूण हत्या के कारण यानी कि पुत्र मोह, दहेज प्रथा और रूढ़िवादिता पर, फिर कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम क्या होते हैं, जैसे लिंगानुपात में असंतुलन, सामाजिक अपराधों में वृद्धि और पीढ़ी समाप्त होने का खतरा। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट दिए, इस पॉइंट के आधार पर आपको पूरा निबंध लिखना होता है 300 शब्दों में। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय क्या है, कानून का सख्त पालन होता है, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा,
महिलाओं का सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। और लास्ट पेज का आपको उपसार लिखना होता है। उसमें क्या लिखना होता है, इसका सार क्या है पूरे निबंध का, कन्या भ्रूण हत्या का और भविष्य की आशा। फिर अगला कौन सा निबंध है, कोई ना कोई किसी एक निबंध पर आपको लिखना होता है शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता क्या होती है। तो इसमें प्रस्तावना क्या है, आधुनिक युग में मोबाइल का महत्व क्या होता है। फिर आता है मोबाइल का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई करके या जो यूजफुल जो कार्य होता है वो करके आप शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन कक्षाएं, आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चलती है जो भी मैं चला रहा हूँ ये इस प्रकार से। फिर आता है शोध, ई बुक्स, शैक्षिक ऐप्स तक पहुंच, तत्काल जानकारी। फिर आता है मोबाइल प्रयोग के दुष्परिणाम क्या होते हैं, ध्यान भंग होना, आंखों पर बुरा असर, लत यानी कि एडिक्शन लगना। दुष्परिणाम जैसे ज्यादा से ज्यादा आप रील स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पे, उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब खोलकर कोई ना कोई क्लास देख लो, फायदेमंद होता है। फिर होता है छात्रों पर मोबाइल का प्रभाव क्या होता है, सकारात्मक ज्ञान वृद्धि और नकारात्मक पढ़ाई से भटकाव। उपचार क्या है, संतुलित और सकारात्मक उपयोग का महत्व। तीसरा क्या दिया गया, बढ़ता ध्वनि प्रदूषण। इन सब के सिर्फ पॉइंट दिए गए हैं, आपको पूरा खुद को लिखना होता है। पॉइंट में समझा रहा हूँ किस प्रकार से कैसे पॉइंट बना बना के आप लिख सकते हो। फिर है प्रस्तावना, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ और वर्तमान स्थिति क्या होती है। फिर है ध्वनि प्रदूषण के कारण और दुष्परिणाम क्या होते हैं। कारण है वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर। दुष्परिणाम श्रवण शक्ति में कमी, अनिद्रा या चिड़चिड़ापन। फिर है ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय क्या होते हैं, ध्वनि सीमा का निर्धारण, साइलेंसर का उपयोग और जागरूकता। और उपचार में क्या, एक शांत और स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता। फिर बढ़ते आगे, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। प्रस्तावना क्या, इसकी अविस्मरणीय घटना का परिचय। फिर आता है घटना का वर्णन क्या होता है, घटना कब, कहाँ और कैसे हुई थी। फिर आता है घटना के अविस्मरणीय होने के कारण क्या है, घटना का प्रभाव, डर, खुशी या प्रेरणा। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। फिर आए उपचार, यानी कि घटना से मिले सीख और उसका जीवन पर स्थायी प्रभाव। तो फिर देखते हैं आगे आपको क्या दिया गया है, स्वयं को राज्य के उस माध्यमिक विद्यालय नाहपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सजग बनाया जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। कौन से विद्यालय का नाम क्या है, राज्य के उस माध्यमिक विद्यालय लिखना है। कहाँ का छात्र, नाहपुरा का छात्र, क्या नाम क्या है, राहुल। किसको लिखना है, अपने प्रधानाचार्य को लिखना है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्या लिखी हुई यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राज्य के उस माध्यमिक विद्यालय का है क्या दी गई प्रश्न में, नाहपुरा। विषय क्या है, पुस्तकालय को सुसज्जित एवं सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आगे क्या है, महोदय सविनीय निवेदन है कि मैं राहुल, कक्षा कौन सी कक्षा में पढ़े उसकी कक्षा का नाम लिखना आपको, का छात्र हूँ। हमारा विद्यालय पुस्तकालय ज्ञान का केंद्र है, पर वर्तमान में उसमें पुस्तकों की कमी है, पुरानी किताबें और बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। फिर क्या है, अतः आपसे प्रार्थना है कि पुस्तकालय में नई और उपयोगी पुस्तकों, पत्रिकाओं मंगवाने तथा फर्नीचर की उचित व्यवस्था मंगवाकर या करवाकर उसे ज्ञानार्जन के लिए सुसज्जित करने की कृपा करें, धन्यवाद। फिर क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र जो भी हो, शिष्य शिष्या, नाम क्या है राहुल, फिर कक्षा का नाम, फिर दिनांक। ये है आपका सिंपल प्रार्थना पत्र। इस प्रकार से आपको लिखना होता है पैटर्न जो आपको बताया गया। और अथवा में क्या आता है, एक पत्र आता है आपके, स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है कि जीवन में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण होता है, उस पर एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उत्तर में पता क्या दिया गया, रामगढ़, दिनांक जो भी आप पत्र जिस दिन लिख रहे हो दिनांक। फिर आता है प्रिय मित्र राकेश, किसको लिख रहे हो, राकेश को, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है। सप्रेम नमस्ते, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा है कि तुम भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ये पत्र मैं तुम्हें जीवन में अनुशासन के महत्व को बताने के लिए लिख रहा हूँ। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जो विद्यालय में जाते हैं सबसे पहले होता है ना, अनुशासन ही प्रगति की प्रथम सीढ़ी होती है। चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या रोजमर्रा का जीवन, नियमों का पालन ही व्यक्ति को सही राह दिखाता है। अनुशासन व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये आपको भी सीखना बहुत जरूरी है। अनुशासन से समय का सदुपयोग होता है और लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अतः तुम भी अपने जीवन में समयबद्धता और नियमों को अपनाओ। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा अभिन्न मित्र अर्जुन। ये पत्र इस प्रकार से हो गया।
अब आज का ये जो लास्ट सवाल है, 20वां सवाल, महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री है तो विज्ञापन लिखना है। अचार पापड़ की बिक्री कैसे करवाई जाती है उस पर एक विज्ञापन लिखना है। तो देखते हैं शीर्षक क्या है, स्वादिष्ट और शुद्ध महिला उद्यमिता केंद्र के अचार और पापड़। आकर्षण क्या है, जो लिखा होता है लोगों के टाइप घर जैसा शुद्ध स्वाद, शुद्धता की गारंटी, हाथ से बने स्वास्थ्यवर्धक हर प्रकार के अचार, आम, नींबू, मिर्च और पापड़ उड़द और मूंग के। और विशेषता क्या है इसमें कि विशेषता अपनी आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं का सहयोग करे। मूल्य क्या है, उचित और किफायती दाम। स्थान संपर्क, आज ही खरीदे, संपर्क करें, जो फोन नंबर होते हैं। और उपलब्ध कहाँ होता है, स्थानीय बाजार या केंद्र का नाम लिखना, कहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। और छोटा चित्र अचार का, चार और पापड़ का, और डिब्बे का चित्र और पापड़ के जो चित्र होता है वो देना होता है। फिर अब तो हमें दिया होता है दोनों में से एक करना होता है आपको। विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए एक विज्ञापन लिखना है आपको। तो वो क्या होगा, उत्तर है विज्ञापन की रूपरेखा। शीर्षक है कबाड़ से कमाल, सृजनात्मक कला प्रदर्शनी। आकर्षण क्या है, अनुपयोगी वस्तुओं का अद्भुत रूपांतरण। छात्रों की कल्पना और कौशल को देखे, जैसे प्लास्टिक की बोतल से लैंप, पुराने कागज से कलाकृति। फिर आगे क्या आता है, विशेषता, अपशिष्ट प्रबंध, विद्यालय संरक्षण और कला का सुंदर संगम। समय और स्थान लिखना है, दिनांक लिखनी है, कौन सी तारीख होती है, समय क्या है, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। फिर आपको क्या लिखना है, स्थान क्या लिखना है, विद्यालय का नाम, कला दीर्घा। आमंत्रण क्या है, सभी अभिभावक और कला प्रेमी सादर आमंत्रित है। छोटा चित्र, रद्दी वस्तु से बनी कोई सुंदर वस्तु, यानी रद्दी कागज होता है, जो चीजें होती है उससे आपको बढ़िया कोई वस्तु बना के फिर आपको उसको चित्र को विज्ञापन पर देना है। यदि आप किसी विशेष प्रश्न के उत्तर का और अधिक, ये तो कुछ नहीं है आपके यहाँ पे, इसको कट कर सकते हैं हम। यहाँ पे छोटा चित्र यहाँ पे यहाँ तक हो गया था, ये कोई मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो सब्सक्राइब जरूर करना आप चैनल को, नए हो तो। अपना आज का मॉडल पेपर पूरा हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।